बेटा मैं क्या पढ़ा रही थी, गिल्लू पाठ ना? हाँ यस मैम। यस मैम गिल्लू। तो कहाँ तक मैंने पढ़ाया था बताओ, कहाँ तक मैंने पढ़ाया था? ठीक है मैम। मैम पेज नंबर सेकंड फर्स्ट हाँ पेज नंबर पैराग्राफ मैम सेकंड सेकंड पेज। अच्छा हाँ यहाँ तक मैंने मैम फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ दूसरी ओर अवतीर्ण होना पड़ता है यहाँ तक। हाँ दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने का अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, यानी कौवों की जो कर्कश आवाज है उनका काव काव करना भी हमें अच्छा नहीं लगता है, यही ना? हाँ उसके बाद मेरे Yes. काक, हाँ बोलो कुछ बोलना है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी। काक पुराण के विवेचन में यानी जो काक पुराण के बारे में लेखिका जो है कह रही है कि मैं सोचने लगी कि दो कौवे जो है वो चोंच से क्या कर रहे थे, बरामदे में आकर उन्होंने देखा कि गमले के चारों ओर छुआ छुआवल जैसा कुछ खेल रहे हैं। फिर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित कहा जाता है। फिर पुरखों के बारे में कि पुरखे जो है हमारे वो आते हैं, किस रूप में आते हैं इस पृथ्वी पर? कौवों के रूप में। उसके बाद फिर कौवों के बारे में क्या सोचने लगे कि हमारे प्रियजनों के आने का संदेश भी कौवे ही देते हैं। फिर इनकी कर्कश आवाज, काव काव की आवाज हमें अच्छी नहीं लगती है। तो ये सारी बातें वो कह रही हैं महादेवी वर्मा। कौवों के बारे में सोचते सोचते अचानक वो कह रही हैं कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब लेखिका ने क्या देखा कि गमले और दीवार की संधि, संधि का मतलब क्या होता है बच्चों? दीवार से सटा हुआ गमला रखा हुआ था, तो दीवार और संधि के बीच में, उसको जो बीच होता है उसी को संधि कहते हैं, उसके मेल में यानी दीवार और गमले के बीच में जो जगह था उसमें एक छोटा सा जीव, एक छोटे से जीव पर उनकी दृष्टि रुक गई। किसकी दृष्टि बताइए? लेखिका की। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो शायद घोंसले से गिर पड़ा था, और अब कौवे किस कोशिश में थे बताओ? कौवे क्या करना चाह रहे थे? उसे खाने की कोशिश में थे। हाँ उसे खाने की कोशिश में थे। खाने की कोशिश कर रहे थे। उस छोटे से बच्चे को, गिलहरी के छोटे से बच्चे को आहार बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी तरह से एक तो घायल, और कौवे चाह रहे थे कि उसको चोंच से प्रहार करके उसको खा जाए। और कहा जाता है बच्चों की अगर कोई कौवों का अगर प्रहार कहीं लगता है, अगर कौवे अपने चोंच से किसी को घायल करते हैं तो फिर उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सुलभ आहार खोज रहे थे। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, यानी कौवे जो है उसको क्या किए थे, दो कौवे मिलकर चोंचों के दो घाव यानी दो बार ही प्रहार उस छोटे से जीव के लिए बहुत था। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा हुआ पड़ा था। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब निश्चिंत, मतलब ना हिल रहा था, ना डुल रहा था, ना कोई क्रिया कर रहा था, ना अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, चुपचाप उस गमले से चिपक कर पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद बिना किसी नहीं सकता। यानी लोगों ने क्या कहा कि कौवे की चोंच, कौवे के प्रहार से ये अब इस गिलहरी के बच्चे को बचाया नहीं जा सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लोगों ने सुझाव दिया कि इसको बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बचेगा नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। किसका मन नहीं माना बताइए? लेखिका का। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका उसको लेकर आई और उसके घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगाया और रुई से रक्त को पोंछा, क्योंकि बच्चों लेखिका के मन में इन जीव जंतुओं के प्रति बहुत ही सहानुभूति, संवेदना की भावना थी, और वो नहीं चाहती थी कि इस छोटे से गिलहरी के बच्चों को यूं ही छोड़ दिया जाए। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई,
पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदे दोनों ओर ढुलक गईं। यानी रुई की छोटी सी पतली सी बत्ती बनाकर क्या किया गया, उसमें लेखिका ने क्या किया, दूध को डुबोया, रुई को उसमें दूध में और उसके मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन दूध की बूंदे दोनों ओर ढुलक गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे के उपचार के बाद, बहुत देर उपचार किया करने के बाद एक बूंद पानी उसके मुंह में लेखिका डाल सकी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, आश्वस्त यानी निश्चिंत, है ना। तीसरे दिन वो एकदम निश्चिंत हो गया। अब उसको लग रहा था कि अब कोई किसी तरह का खतरा उसके जीवन में नहीं है। वह आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यानी तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया और मोतियों, उसके आंखें कैसी थी, नीले कांच के जैसी, ऐसा लग रहा था कि नीले कांच की मोती हो। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, धब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास यानी 3-4 महीने बीतने के बाद क्या हुआ, उसके रोएं एकदम स्निग्ध, स्निग्ध मतलब चिकना, रोएं झब्बेदार, पूंछ जो है झब्बेदार पूंछ, यानी पूंछों पर बहुत सारे बाल आ गए और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। यानी हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को क्या कहकर व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हमने सब लोग उससे क्या कहकर बुलाने लगे, गिलहरी तो जातिवाचक संज्ञा होता है ना, गिल्लू बुलाने लगे तो वो क्या बन गया, गिल्लू व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब लेखिका ने सोचा कि भाई ये तो पूरे घर में फुदकते रहेगा, आखिर सोएगा कहाँ, खाएगा कहाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर और उसे तार से लटका दिया खिड़की के पास कि वो वही अपना रहेगा, वहीं खाएगा, वहीं सोएगा। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा और गिल्लू वहां पर कितने वर्ष रहा, 2 वर्ष। 2 वर्ष की औसत आयु कितनी होती है, 2 वर्ष। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। वो अपने कांच के मनकों से मोती की जो कांच के ये आंखें जो थी उसकी कांच के मोती की जैसा, मन का मतलब मोती, तो अपनी नीली नीली आंखों से वो चारों तरफ देखता, कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या दिखता, क्या समझता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब लेखिका कर रही है कि वो इतना समझदार था और समझदारी के अनुसार काम करता था कि सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे उसके इस हाव भाव को देखकर। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब लेखिका जब भी कुछ लिखने बैठती, क्योंकि लेखिका थी ही, हिंदी की प्रोफेसर भी थी, तो ये क्या करता कि अपना ध्यान, लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो एक उपाय निकाला। वो उपाय क्या था, वह मेरे पैर तक आकर सर्व से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका कर रही है कि वो क्या करता, पर्दे से सर से पर्दे पर चढ़ जाता फिर उसी तेजी से पर्दे से नीचे उतरता और ये उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता, है ना। लेखिका करें कि कभी क्या करती हूँ, गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में रख देती और इस तरह से कि उसके दोनों पंजे जो थे वो ऐसे दिखाई पड़ते और उसका मुंह, बाकी उसका धड़ कहाँ रहता, एक लिफाफे में, और वो भीतर में लिफाफे के अंदर। में इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। अब लेखिका करें कि वो क्या करता, अपने दोनों पंजों के बल पर ऐसे चुपचाप लेखिका को देखता रहता, लेखिका क्या कर रही है, और बिना शोर शराबे के वो चुपचाप लेखिका को देखते रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता
और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। यानी लिफाफे के बाहर वो अपने दोनों ऐसे पंजों को निकाले रहता और बिस्किट या काजू मिल जाता तो वो उसे लेकर खाता। ठीक है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी उसके जीवन में गिल्लू कितने साल का हो गया? प्रथम बसंत आना। 1 साल। हाँ, 1 वर्ष का। 1 साल का, 1 वर्ष का हो गया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। और अब बाहर की जो गिलहरियां थी, जो खिड़की से बाहर रहती थी जाली के बाहर, वो भी धीरे धीरे जब गिल्लू को देखती थी कि गिल्लू झूले में बैठकर झूल रहा है और बाहर देख रहा है ध्यान से उन लोगों को, तो वो भी आकर पता नहीं चिक चिक करके वो लोग भी क्या करती, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब लेखिका ने देखा कि अरे ये तो बाहर बैठा रहता है वो झूले में, डलिया में, और बाहर की गिलहरियों को चुपचाप देखते रहता है, तो लेखिका ने सोचा कि शायद ये भी मुक्त होना चाहता है। ये अपने संगी साथियों, अपनी जाति के अन्य जंतुओं के साथ शायद ये खेलना चाहता है, ये भी बाहर जाना चाहता है। तो लेखिका ने क्या किया उसके लिए, मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और इस तरह से गिल्लू जब बाहर चला गया और अपने संगी साथियों के बीच में, तो वो उसको देखकर ऐसा लगा कि सचमुच वो बहुत खुश है। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। लेखिका कह रही थी कि इतने छोटे जीव को घर में, लेखिका ने और भी कुत्ते बिल्लियों को पाल रखा था, तो सोच रही थी कि एक बहुत समस्या थी, कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं के बीच में इतने, मतलब कुत्ते बिल्ली तो भाई उतना छोटा सा जीव जंतु को देखकर खा भी सकता था, तो इस तरह से लेखिका के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। अब लेखिका के कमरे में बहुत सारे जरूरी कागजात रहते थे, तो लेखिका जब भी कॉलेज चली जाती थी तो क्या होता था, कमरा बंद रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। यानी जब लेखिका बाहर से आती तो गिल्लू तुरंत आता बाहर, जैसे वो समझ जाता कि लेखिका आ गई हैं और वो कमरे में पैर रखती, वैसे ही वो आता और जाली के द्वार से भीतर आ जाता और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक ये दौड़ लगाता। और अच्छा ये बताओ, ये इस तरह से वो दौड़ लगाता, इसके पीछे वो क्या प्रदर्शित करना चाहता था गिल्लू? कि वो बहुत खुश है। अपने प्रेम को, यानी लेखिका को कितना प्रेम करता है, लेखिका भी उसे बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी, तो वो भी अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का उसने तरीका खोज निकाला था गिल्लू ने, है ना, कि वो आता लेखिका के पैर से चढ़ जाता सिर पर और सिर से फिर नीचे पैर तक उनके पास उतर जाता। तो ये उसका रोज का क्रम हो गया था और ये एक तरह से अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का ये उपाय उसने निकाला था। ठीक है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अब क्या होता कि जैसे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह क्या करता, बाहर चला जाता। यानी लेखिका यदि किसी काम से बाहर चली जाती तो वो भी बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, मतलब वो अपने आप को झुंड का नेता मानने लगा था और हर डाल पर उछलता कूदता और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। अब बताइए गिल्लू को कैसे पता चल जाता कि 4 बज गया, अब लेखिका भी आएंगी। लेखिका के आने से पहले वो आ जाता और अपने झूले में बैठ जाता और झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। अब लेखिका कह रही हैं कि एक तो प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए वो क्या करता था, सिर से पैर, पैर से सिर पर चढ़ता। फिर कभी कभी क्या करता था कि पर्दे, अब उसको लेखिका को चौंकाने के लिए वो क्या उपाय निकाला, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। यानी 3 जगह उसने बना लिए थे लेखिका को चौंकाने के लिए। पहला कहाँ वो छिप जाता, फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ये आवश्यक है ये पंक्ति कि 3 जगह, यानी लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू
कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अब लेखा करें कि मेरे पास भी बहुत से जीव जंतु थे हैं और उन सबका मुझसे भी बहुत लगाव है, मुझे भी उनसे बहुत लगाव है, लेकिन किसी भी जीव जंतु को हिम्मत नहीं हुई कि मेरी थाली में आकर मेरे साथ खाना खाए। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था, गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। वो ऐसा लगता था कि लेखिका की थाली में बैठ जाएगा। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। यानी एक एक चावल उठाता और उसको बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। कई बार ऐसा हुआ कि काजू उसका बहुत प्रिय खाद्य पदार्थ था और कई दिन काजू न मिलने पर वह क्या करता, अन्य खाने की चीजें या तो वो लेना बंद कर देता या यदि कोई उसको खाने के लिए देता तो झूले से नीचे फेंक देता। तो झूले से नीचे फेंक कर भी वो अपने गुस्से को प्रदर्शित करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अचानक एक दिन लेखिका की कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और लेखिका उस दुर्घटना में आहत हुई और जिसके कारण उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर फिर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। अब लेखिका का कमरा बंद रहता, लेकिन जैसे ही कमरा खुला देखता, गिल्लू को लगता कि शायद मैं वापस आ गई। वो दौड़ कर आता और जैसे देखता कि कमरे में दूसरा कोई है, फिर वापस जाकर अपने घोंसले में, अपने झूले में जा बैठता। सब मुझे उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी जब लेखिका लौटकर अस्पताल से आई और उसके झूले की सफाई की तो उन्होंने देखा कि उसमें ढेर सारे काजू रखे हुए थे। तो लेखिका को सहज ही अंदाजा हो गया कि जिस दिन में लेखिका अस्पताल में जिन दिनों भर्ती थी, उन दिनों गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू नहीं खाता था। इसी तरह से उसके झूले में पड़ा हुआ था। यह देखकर लेखिका समझ गई कि गिल्लू कितना संवेदनशील प्राणी था और वह लेखिका को कितना प्यार करता था कि उनकी अनुपस्थिति में अपना सबसे प्रिय खाद्य को खाना छोड़ दिया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका ने सेविका। मेरी अस्वस्थता में अब लेखिका जब अस्पताल से आई और जब आराम करती रहती थी तो गिल्लू क्या करता, उनके सिरहाने बैठ जाता और अपने छोटे छोटे पंजों से उनके सिर और बालों को बड़े आसान धीरे धीरे सहलाता रहता। और उसका हटना, और जब वो लेखिका के पास से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता कि कोई सेविका जो है या कोई दासी जो है वो सेवा करते करते अचानक वहां से हट गई। फिर गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गर्मी के समय में लेखिका जब दोपहर में बैठकर काम करती रहती थी तो गिल्लू उस समय क्या करता था, ना तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था और न झूले में ही बैठता था। उसने एक दूसरा उपाय निकाला। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। यानी लेखिका के कमरे में जो सुराही रखी जाती उस सुराही पर वो लेट जाता। सुराही के अंदर तो पानी रहता है बच्चों, लेकिन सुराही का जो ऊपरी हिस्सा होता है बहुत ठंडा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गिल्लू उसी पर लेटा रहता है। छोटा सा तो जीव जंतु था ही वो। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। 2 वर्ष हो गया गिल्लू को और अंत में उसका जीवन का अंत आ गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था।
यानी जब वो घायल हुआ था उस समय तो बहुत छोटा था, मुंह में दूध भी नहीं पी पाता था सही तरीके से। उस समय उसने लेखिका की उसी स्थिति में उंगली पकड़ा था और आज भी उसकी स्थिति मरणासन की स्थिति हो गई, क्योंकि अपनी आयु वो पूरी कर चुका था। गिलहरियों की आयु 2 वर्ष ही होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर चलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी जैसे ही प्रभात की प्रथम किरण यानी सवेरा हुआ और वह किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। यानी गिल्लू के जाने के बाद गिलहरियों का अब भी आना बदस्तूर जारी है और खिड़की से बाहर वो चिक 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 करती रहती हैं। और सोनजूही जो कि गिल्लू का पसंदीदा स्थान था, उस पर भी हर वर्ष बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब लेखिका सोचे कि शायद सोनजूही के नीचे उसकी समाधि दे दी गई है और वो उसका सबसे पसंदीदा जगह था। शायद हो सकता है कि गिल्लू किसी दिन उसी जूही के फूल के पौधे पर शायद छोटे से कली के रूप में फिर उत्पन्न हो, पैदा हो। और लेखिका को यह विश्वास जो है बहुत संतोष में प्रदान करता था और इस उम्मीद में कि गिल्लू न सही कम से कम गिल्लू के रूप में छोटा सा कली भी मुझे देखने को उस सोनजूही के पौधे पर मिल जाए। और लेखिका को सबसे पहले सोनजूही के पौधे पर एक पीली कली ही तो दिखाई पड़ी थी। शुरुआत तो इसी कहानी यहीं से ना शुरू है कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है और उस कली को देखकर ही लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। और इस तरह से गिल्लू कैसे लेखिका के जीवन में आया, किन परिस्थितियों में आया, कैसे वो घायल था, कैसे उसे कौवे अपना आहार बनाने की सोच रहे थे। लेखिका उसे घर में लेकर आई, कमरे में उसका रक्त पोंछकर दवा लगाया, पेंसिलिन का मलहम लगाया, दूध की बूंदे मुंह में टपकाई लेकिन गिर गई, तो फिर किसी तरह से बहुत कोशिश करने के बाद पानी का एक बूंद पिलाई। 2-3 महीने के बाद गिल्लू जो है धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और इस तरह से लेखिका के साथ उसका बहुत ही प्यारा सा रिश्ता कायम हो गया। वो उनके आगे पीछे घूमते रहता था और बहुत ही समझदार हो गया था। किसी तरह वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका के आगे पीछे घूमता रहता था और 2 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वो इस दुनिया से चला भी गया। ठीक है, तो ये कहानी गिल्लू कहने के लिए छोटे जीव और एक लेखिका का भावनात्मक बंधन, भावनात्मक स्तर पर इसका वर्णन किया गया है। लेकिन पशु पक्षियों का भी हमारे जीवन में क्या स्थान है और इससे यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अगर कहीं कोई घायल पशु पक्षी दिखाई पड़े तो यथासंभव उसकी मदद करनी चाहिए, है ना, उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी जीवन होता है ना। तो इस तरह से अब इसमें देखिए बच्चों, इस पाठ में आपको बहुत ऐसे जगहों पर शब्द मिलेंगे जिनका आप विलोम और पर्यायवाची लिख सकते हैं। जैसे शुरुआत में ही आइए, शुरू में ही स्मरण का विलोम क्या होगा? स्मरण शब्द का कॉपी में आप नोटबुक रखे हो ना, पेंसिल से लिखते चलो। पाठ गिल्लू और वहां पर लिखो हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ये बताओ स्मरण का विलोम क्या होगा? Wismaran. Wismaran. Vismaran. हाँ, सब लोग लिख लो, इसको लिख लो कॉपी में, कॉपी में लिख लो इसको। दिख रहा है?
हाँ, दिख रहा है तुम लोगों को? नो मैम। नो मैम। अरे तो इसमें नो मैम। किताब में दिया हुआ है ना, यस मैम, मिल गया। स्मरण। Yes, ma'am. पहली पंक्ति, सोनजूही में आज पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण दिखा। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. हाँ, मिल गया। तो स्मरण का ऊपर में लिख लो विस्मरण, और ब्रैकेट में लिख लो विलोम। स्मरण का विलोम विस्मरण। उसके बाद सम्मानित। सम्मानित का क्या होगा? विलोम अपमानित। 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 अपमानित, अपमानित। हाँ, वेरी गुड। और अनादरित का समादरित। आदरित। आदरित, आदरित। समादरित, हाँ। कर्कश। कर्कश शब्द का विलोम क्या होगा? ये सारे शब्द लिखते चलो। मधुर, कर्कश। मधुर। मधुर, यस। मैम मधुर, मधुर। हाँ, मधुर। ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ तो जो है ही। फिर इधर देखो, आकर्षित, पेज नंबर 3 पे देखो। आकर्षित का विलोम क्या होगा? विकसित। विकर्षित, यस। वह हर्षिकार की, विकर्षित। वी क मूर्धन्य श ह्रस्वी का रेफ त, विकर्षित। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट पे स्टेंजा में देखो, आवश्यक का विलोम अनावश्यक, यस, अनावश्यक। अनावश्यक। हाँ। उसके बाद अपवाद का विलोम क्या होगा? पेज नंबर 5 में देखो। अपवाद का विलोम सामान्य। सामान्य, ठीक है। अपवाद का सामान्य। उसके बाद मैम आपकी Yes, आवाज ma'am. क्लियर नहीं है। हाँ, क्या क्या चीज? आपका इसमें क्रैक हो रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? बोलो, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है बच्चों? हाँ, सुनाई दे रही है नहीं? हेलो, यस मैम। हाँ, यस। चलो ठीक है। उसके बाद बताओ, उपाय का विलोम क्या होगा? पेज नंबर 6 में देखो, उपाय। इसका विलोम निरूपाय। उपाय का विलोम निरूपाय। न हर्षिका नी, रू पकर पाय, निरूपाय। जीवन का विलोम मरण, मरण। मरण, जीवन मरण। का विलोम। उष्णता का, उष्णता का विलोम शीतलता। उष्णता का शीतलता। तालाब श दीर्घ का शीतलता, शीतलता। ठीक है। प्रभात का विलोम साय। श्याम। दंत रा- सकार य सायं, निशान रात। पर साय। सायन होता है ना, सायन काल। सायन, यस। प्रभात का सायन। विश्वास का विलोम अविश्वास। संतोष का असंतोष। यही ना विलोम होता है? अविश्वास। हाँ, संतोष, यस मैम। संतोष का असंतोष, विश्वास का अविश्वास। तो इस तरह से ये शब्दार्थ हैं, आप लोग इसको कर लेंगे। अब इसमें से बहुत सारे छोटे प्रश्न बनेंगे। आ रही है बच्चों? हाँ, बहुत सारे छोटे प्रश्न Yes, बनेंगे जो आप यस। बनाएंगे।
और इसमें से जो भी प्रश्न है तो मैं बता दे रही हूँ कि कैसे उसको करना है आप लोगों को, ठीक है। पहला प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन सा विचार उमड़ने लगा? बताओ। किताब देखकर ही कोई बताओ मुझे कि सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे जीव का, छोटे एक जीव बिल्लू का। एक लघु है कि गिल्लू सोनजूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था और वह उसी के पीले फूल के रूप में प्रकट हो गया। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका उस छोटे से जीव गिल्लू को याद करने लगी, है ना। जैसे ही लेखिका की नजर गिल्लू का सोनजूही याद के पौधे पर लगे पीली कली को देखा, जैसे ही लेखिका की नजर उस पर पड़ी, लेखिका को अचानक किसकी याद आ गई? उस छोटे से जीव गिल्लू की याद आ गई, जो उसे घनी लताओं के बीच छिपा हुआ बेसुध अवस्था में मिला था। लेखिका को गिल्लू यानी नन्हा गिलहरी से इतना लगाव हो गया था कि उसकी मृत्यु के पश्चात भी वह उसे नहीं भुला पाई थी। यानी गिल्लू उनके जीवन में आया, 2 वर्ष की अवधि समाप्त करके उनके जीवन से चला भी गया, यानी उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन इन 2 वर्षों में उसकी क्रियाओं से, उसके क्रियाकलापों से लेखिका का उसके साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। लेखिका उसे बहुत प्यार करने लगी थी। और मैम आपकी आवाज ट्रैक कर रही है। आवाज नहीं आ रही है बच्चों? आवाज कट जा रही है। आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? आवाज मेरी सुनाई दे रही है या नहीं?